प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करूंगा और आपको समझाऊंगा। जैसा देखिए सवाल में लिखा हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका HCF यानी मासा इनका 9 दिया गया है और आपको LCM ज्ञात करना है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसके पहले एक वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको HCF निकालना और LCM निकालना, दो संख्याओं का तीन संख्याओं का कैसे निकालते हैं उन सबको पढ़ाया है। देखिए जब कभी आपको ऐसा सवाल मिल जाता है तो आपको पिछले वीडियो मैंने बताया है कि दो संख्याएं दी हैं और एक मासा दिया हो या लासा दिया हो, तो हम एक चीज़ दी हो तो हम दूसरी चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र होता है, वो आप सभी को पता होगा क्या होता है। दोनों, इस सूत्र में लिख रहा हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। यानी ये सूत्र था, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले इसमें संख्याएं क्या क्या दी हमको उसको नोट कर लेना हो, तो लिखेंगे संख्याएं कौन कौन सी दी है। पहली संख्या देखिए लिखी हुई है 306 और दूसरी क्या लिखी हुई है 657। और क्या दिया गया इसका देख लीजिए, दिया गया है HCF 9, तो हम लिख देंगे HCF बराबर क्या दिया गया है 9 दिया गया है। अब हम इसी फार्मूले को उसमें अप्लाई कर देंगे, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या है। वैसे इस फार्मूले को आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे आप ऐसे संख्या में लिख दे रहा हूँ, आप नीचे इसको चाहे उतार सकते हैं। तो दोनों संख्याओं गुणनफल क्या होगा 306 गुणे, या आप लिख सकते हैं 657 बराबर LCM आपको निकालना है तो आप LCM ऐसे ही छोड़ दीजिए, गुणे HCF क्या दिया गया है, तो HCF आपका दिया गया है 9। अब देखिए दो पक्ष बन गए, इस पक्ष में 9 का हम पक्षापन कर लेंगे, यानी 9 को उठा करके इधर ला सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं इसको हम 306 गुणे 657 और बटे में क्या कर सकते हैं 9 बराबर क्या होगा आपका LCM। इस तरह से अब ये संख्या आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 कम 9 और 9 त्रिक 27, आपका बचेगा ये 3 बचेगा और 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। अब आप 34 गुणे 657 यहाँ चाहे लिख सकते हैं, लिख दीजिए 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब आप इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा। वैसे मैंने गुणा करके देख लिया है, इसका गुणनफल जो आता है वो आता है आपका 22,338 बराबर क्या होगा LCM। यानी कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो LCM होगा वो कितना आएगा 22,338, और इसी को हम लिख सकते हैं आंसर। और यही हमसे वो पूछ रहा था, जो आपका क्वेश्चन था यही पूछ रहा था कि इन संख्याओं का आपको LCM निकालना है। तो आपने LCM निकाल के, ये लिखा हुआ LCM याद कीजिए, तो आपने LCM निकाल करके दिखा दिया कि इनका LCM कितना होगा 22,358। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और चलिए सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है लिखा हुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रफ के माध्यम से समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आपको ये सवाल अच्छे से लगाना आ जाए। देखिए अगर किसी संख्या को, इसका कहने का मतलब है यदि कोई संख्या है और संख्या को अभाज्य गुणन हम करें तो अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या वो 0 पर समाप्त होगी। तो 0 पर समाप्त होने की एक शर्त होती है। किसी भी संख्या को आप लीजिए,
जैसे आप 10 को ले लीजिए और 10 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 10 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसको हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही आप 20 को ले लीजिए, तो 20 भी 2 गुणे 5 के रूप में आ सकता है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के जोड़े आते हैं, या जोड़े ना आए, अगर सिंगल ही आ जाते हैं, यानी 2 और 5 आता है, तो वह संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है, यानी अगर 2 आ गया और 5 नहीं आया, तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि आपके सामने देखिए 6 लिखा हुआ, अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 3 ही आएंगे। अब इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर लेंगे तो क्या उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो आपको यह बताना है, आपको नियम लिख देना है कि यदि किसी संख्या के जोड़े में 2 और 5 के उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आता है, तब तो वह संख्या 0 पर हमारी समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस सवाल में आपको लगाना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है एक, और उसके बाद एक पॉइंट में लिख देना है और विज्ञानों को बता देना है कि ऐसा ऐसा इसमें हो सकता है। तो इस चीज़ से हम सवाल को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है 6 की पावर n। अब 6 की पावर n के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यह आपका हो जाएगा 2 × 3, यानी 2n × 3n। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6n हो जाएगा। तो 6n में देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, बस आपको इतने पर ही छोड़ देना है। अब आपको एक शर्त लिखनी है, क्योंकि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि इस भाषा को आप अच्छे से याद कर लिए। सवाल में कुछ नहीं, केवल आपको भाषा समझनी है, लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिख दीजिए, लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके। कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, यदि 0 पर समाप्त होनी होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में, यहां लिख लेंगे उसके, या आप देख लीजिए उसके लिखा हुआ, उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। अवश्य आना चाहिए संख्या। अब देखिए 6 की पावर n के अगर आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n। अब इसको चाहे बराबर ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 की पावर n × 3 की पावर n लिख सकते हैं। संख्या 6 की पावर n इजकल टू 2 की पावर n × 6 की पावर n में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः यह संख्या, संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस यही आपका सवाल पूरा है, और इसी को आपको करना है। बाकी आपको इसमें कुछ और नहीं करना है, इतना आपको समझना, इतना ही आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको जो लिखा गया है इस चीज़ को समझना है कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होनी होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में
गुणनखंडों में 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। संख्या 6 की पावर n में ये देखिए जो गुणनखंड किए उसमें 5 नहीं है, अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस यहीं पर आपका सवाल पूर्ण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि ये संख्याएं भाज्य हैं तो क्यों हैं, ये आप बताइए। तो आपको अगर ये पता है कि भाज्य अभाज्य क्या होती है तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको भाज्य अभाज्य नहीं पता है तो मैं रब से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए एक आपको मैं लिखता हूँ भाज्य, एक संख्या होती है अभाज्य। अब आपको भाज्य अभाज्य के बारे में पता होगा, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती, नहीं पता तो सुनिए। भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो संख्याएं कई संख्याओं से कट जाएं। कई संख्याओं का मतलब जैसे मैं आपसे 4 के लिए कह दूं तो 4 आपका किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर आपका मतलब 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यानी 2 संख्याओं से ज़्यादा कटें तो वो संख्या हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जबकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपके सामने 2 लिखा है तो अभाज्य संख्याएं वह होती जो केवल एक और स्वयं से कटें, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब इन संख्याओं के अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड कहता भाज्य क्यों है, भाज्य तो है पर क्यों है। तो इन संख्याओं के गुणनखंड करें और अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य है और अगर 2 ही है तो ये भाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य हो जाएंगी। तो जैसे कि आपके सामने एक मैं उदाहरण और लेता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 12। अब 12 को 2 से काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, यानी 12 2 से भी कटेगा, 12 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। यानी कई संख्याओं से कट रहा है। जब तो आपसे मैं कह दूं 17 तो 17 किससे कटता है, 17 केवल 1 से और 17 से ही विभाज्य है। इसलिए कि 17 क्या हमारा अभाज्य है और 12 हमारा क्या है, भाज्य है। तो आपको भाज्य अभाज्य पता होना जरूरी है। चलिए सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है आपका, सबसे पहला पॉइंट लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का लिखा हुआ है 13। देखिए इसमें 2 संख्याएं कोई हैं जो कॉमन हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे 13 देखिए यहाँ है, 13 यहाँ है, तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए 7 बचेगा गुणे 11 और ये देखिए 13 आपका चला गया, तो ये 13 चला गया तो प्लस का ये 13 कॉमन ले लिया आपने तो बचा कितना आपका 1, ये तो बाहर चला गया। उसके बाद इसमें से जब बाहर गया तो कितना बच गया, 1 बच गया आपका। तो इसको देखिए आप आगे भी हल कर सकते हैं हम। तो 13 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 7 और 11 गुणा करेंगे तो 11 7 77 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब 77 प्लस का 1, देखिए अगर इसको गुणा करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 77 और गुणे 1 लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा 78 कर लीजिए इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 13 और 77 ये कितना हो जाएगा 78, 13 गुणे 78 इस तरह लिख सकते हैं। अब 13 गुणे 78 और 13 गुणे 78 आपका कितना होता है, इसको गुणा करके आप देख लीजिए, गुणा करके कितना होता है, ये आपका होता है शायद 1014 होता है जी, 1014 इसका गुणनफल होता है, इसका गुणनफल 1014 होता है। अब 1014 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका है 13 गुणे 78 और गुणे में क्या लिख सकते हैं, 1 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 से गुणा करने पर उसके उत्तर में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए और 2 से ज़्यादा हो गए तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य हो गई। यानी कि कह सकते हैं ये संख्या हमारी क्या है, भाज्य, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 से ज़्यादा है। तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब अगले पॉइंट को देखिए, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला आपका लिखा हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 5। अब इसमें देखिए
इसमें देख सकते हैं आप कि कॉमन क्या हो सकता है, मतलब कौन संख्या जो जो 2-3 बार है। तो ये देखिए 5 लिखा है, आपका 5 लिखा, यानी 5 कॉमन हम ले सकते हैं। तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा आपका, देखिए अंदर क्या क्या बचा आपका, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब ये 5 चला गया तो बचा क्या है, 1 बच गया। अब इसको आप हल करते अगर जाएंगे 5, तो इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा, गुणे 4 तियाँ 12 12 24 24 एकम, यह आपका 24 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनको 24 को और 42 को गुणा कर लीजिए आपस में, 24 42 जब आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, 5 24 42 को जब गुणा करेंगे तो ये कितना आता है, 1000 आपका 8। इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 1008 और प्लस का 1 इसको ले सकते हैं। अब ये 1008 में 9 1 हमारा जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो 1009, अब 1009 को जब 5 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा और 5000 यानी कि 5045 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5045 तो है, 5045 अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो करके आप देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, चाहे आप इस रूप में लिख दीजिए 5 गुणे 1009 और गुणे 1 में इसको लिख सकते हैं। तो यानी इसको अगर हम 1 में लिख सकते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए 1 2 3, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। तो जब अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, हमारी भाज्य हो जाती है। अतः कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या हमारी क्या है, भाज्य हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं के, लिख दीजिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। बस यहीं पर आपका ये सवाल पूरा हो जाता है। आप देखिए यही पूछ रहा था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हमने सवाल को हल भी कर दिया है और बता भी दिया कि भाज्य क्यों है, कि अतः दोनों संख्याएं अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए दोनों संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपका यह सवाल पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों इस प्रश्नावली का 7वां और अंतिम सवाल आपके सामने। देखिए सवाल क्या कहता है कि लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते रहते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए आप सिंपल से वे में समझ लीजिए। देखिए ये रफ कॉपी है, एक मैदान बना हुआ है और एक मैदान में देखिए रास्ता बना हुआ है, यहाँ से 2 लोग चलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आने में सवाल क्या कहता है कि सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 18 मिनट समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो कहते हैं कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इससे आपको एक काम ये करना है कि जो सोनिया का टाइम है और जो रवि का टाइम है, इन दोनों के समय को आपको लासा निकाल देना, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालना आपको अच्छे से पता है। हम लिखेंगे 12 और इसके क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या इसको तोड़ देंगे, किसमें टूटेगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 3 12 हो जाएगा।
इसी तरह हम 18 को तोड़ लेंगे। चाहे आप 18 को पहले तोड़ लें, चाहे आप 12 तोड़ लें, से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जिनका जोड़ा बन जाता है उनको एक बार लिख लेते हैं। जिनका जोड़ा बन जाए उनको एक बार लिखते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता है उन सभी संख्याओं को उतार लेते, वो आपका निकल जाता है एलसीएम निकल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर 2 का जोड़ा बन गया 2 लिख लेंगे, गुणे 3 का जोड़ा बन गया तो एक बार 3 लिख लेंगे, गुणे जो संख्याएं बची उन सबको लिख लीजिए 2 गुणे 3। इनको आप गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36। यानी हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद वह दोनों एक स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल और ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। थैंक यू।